रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बॉम्बे में हुआ था। वे एक पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में जन्मे थे और उनका परिवार टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम से जुड़ा हुआ था। उनके पिता नवल टाटा का जन्म सूरत में हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद में लिया। उनकी मां सुनी टाटा थी जो जमशेदजी टाटा की भतीजी थी। रतन टाटा के बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर हरमुसजी टाटा खून से टाटा परिवार के सदस्य थे। रतन टाटा का बचपन कई कठिन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। जब वे 10 साल के थे यानी 1948 में उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस कठिन समय के बाद उन्हें उनकी दादी नवजाबाई टाटा ने गोद में लिया जो उनका पालन पोषण कर रही थी। नवजाबाई टाटा ने रतन टाटा को अपने बेटे की तरह पाला। इस तरह से रतन टाटा का जीवन टाटा परिवार के समृद्ध इतिहास और मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ था। रतन टाटा का एक छोटा भाई भी है जिम्मी टाटा और उनके पिता की दूसरी शादी से एक सौतेला भाई भी है नोएल टाटा। नवल टाटा और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन टाटा से है। रतन टाटा का बचपन इन दोनों भाइयों के साथ ही बीता। शिक्षा की बात करें तो रतन टाटा ने शुरुआत में कैंपियन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैथेड्रल ऑफ जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, फिर बिशप स्कूल शिमला और बाद में रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क में शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1955 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने 1959 में आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा न केवल एक सफल बिजनेसमैन के रूप में सफल रहे बल्कि उनकी एक महान परोपकार के रूप में पहचान है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के कारण उन्हें भारत के प्रमुख फिलांथ्रोपिस्ट में गिना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के लिए भी टाटा ग्रुप ने $950 मिलियन का सबसे बड़ा दान दिया, जिससे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ऐसे डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को विकसित करना था जो सीमित संसाधनों वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा कर सके। यह दान आईआईटी बॉम्बे के इतिहास में सबसे बड़ी राशि थी। टाटा ट्रस्ट ने नेतृत्व में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के न्यूरो साइंस सेंटर को $750 मिलियन की वित्तीय सहायता दी ताकि अल्जाइमर डिसीज के कारणों का अध्ययन किया जा सके और इसके प्रारंभिक निदान और उपचार के तरीके विकसित किए जा सके। यह दान 5 वर्षों की अवधि में दिया गया था। साल 2008 में रतन टाटा ने अपने पुराने विश्वविद्यालय कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $50 मिलियन का दान दिया। यह दान कॉर्नेल विश्वविद्यालय के इतिहास में किसी अंतरराष्ट्रीय दाता द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान था और यह रतन टाटा की उस शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसने उन्हें जीवन में इतना आगे बढ़ने का मौका दिया। इसके अलावा टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया। इस फंड के माध्यम से भारतीय विद्यार्थियों को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रतिभाशाली छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। यह स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है और छात्र की ग्रेजुएशन शिक्षा पूरी होने तक उसे मिलती रहती है। सुमंत मुलगांवकर टाटा मोटर्स के सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती कर्मचारियों में से एक थे। वे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जिसे अब टाटा मोटर के नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनके कुशल नेतृत्व और टेक्निकल एक्सपर्टीज ने टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सुमंत मुलगांवकर का ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने टाटा मोटर्स की आधारशिला रखने और उसे एक मजबूत कंपनी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कंपनी को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाने में मदद मिली। 1994 में जब टाटा मोटर्स ने अपने एक बहुप्रतीक्षित मॉडल को लॉन्च करने का निर्णय लिया तो रतन टाटा ने इस वाहन का नाम टाटा सुमो रखा। इस कार का नाम सुनते ही लोग सोचने लगे कि सुमो नाम शायद उस समय के मशहूर जापानी पहलवानों से प्रेरित है, लेकिन वास्तव में यह नाम सुमंत मुलगांवकर के नाम से 2 पहले अक्षर सु और मु से लिया गया था। रतन टाटा ने यह निर्णय अपने इस प्रिय कर्मचारी के योगदान और मेहनत को सम्मानित करने के लिए दिया।
यह नामकरण न केवल सुमंत मुलगांवकर के प्रति टाटा का आभार था, बल्कि यह दर्शाता था कि रतन टाटा अपने कर्मचारियों की कितनी इज्जत करते हैं और उनके योगदान को कितना महत्व देते हैं। टाटा सुमो उस समय की एक बहुत ही लोकप्रिय कार बन गई और यह सुमंत मुलगांवकर की याद में टाटा ग्रुप की श्रद्धांजलि भी थी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि रतन टाटा न केवल एक बड़े उद्योगपति थे, बल्कि एक संवेदनशील और कृतज्ञ व्यक्ति थे, जो अपने कर्मचारियों को कंपनी की सफलता का सच्चा आधार मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसे देखते हुए उन्हें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संगठनों से प्रशंसा और मान्यता मिली है। साल 2000 में रतन टाटा को भारत सरकार ने तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। यह पुरस्कार उनके व्यापार और उद्योग में योगदान के लिए दिया गया था। उसके बाद 2000 में उन्हें पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। यह उनके नेतृत्व और समाज सेवा के प्रति समर्पण को मान्यता देने वाला था। रतन टाटा को महाराष्ट्र राज्य ने भी 2006 में उनके सार्वजनिक प्रशासन में योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 2021 में उन्हें असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया गया, जो असम में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए था। यह सम्मान टाटा का कैंसर के उपचार के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पहचानता है। रतन टाटा को कई देशों ने अपने राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा था। 2012 में जापान सरकार ने उन्हें ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। यह जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो उनके और टाटा ग्रुप के जापान के मजबूत व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। रतन टाटा को गवर्नमेंट ऑफ इटली द्वारा 2009 में ग्रैंड ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक यह सम्मान दिया गया। यह इटली का एक उच्च नागरिक सम्मान है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह सम्मान रतन टाटा को उनके व्यापारिक नेतृत्व और इटली के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया था। रतन टाटा ने अपने व्यापारिक जीवन में पहला बड़ा कदम तब उठाया जब उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत पहली पूरी तरह से भारतीय कार टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया। यह टाटा ग्रुप के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले भारतीय कंपनियां विदेशी सहयोग के बिना कार नहीं बना पाती थी। इंडिका की शुरुआत में बिक्री धीमी रही, लेकिन रतन टाटा के धैर्य और दूरदर्शिता ने इसे सफलता की ओर अग्रसर किया और कुछ ही सालों बाद यह भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय कार बन गई। यह माइलस्टोन टाटा मोटर्स को भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इंडिका के माध्यम से रतन टाटा ने साबित किया कि भारतीय इंजीनियर और डिजाइन किसी वैश्विक स्तर पर सफल हो सकते हैं। 2008 में रतन टाटा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जब टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित लग्जरी कार जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। यह अधिग्रहण एक बड़ी तरक्की का प्रतीक था, क्योंकि उस समय कई लोगों को यह जोखिम भरा काम लग रहा था, लेकिन रतन टाटा ने इस डील में भविष्य देखा। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप के लिए टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ, क्योंकि इससे टाटा मोटर्स ने ग्लोबल लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी जगह बनाई। जैगवार और लैंड रोवर आज ग्लोबल लेवल पर सफल ब्रांड्स है और इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स की पहचान ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने हमेशा इनोवेटिव आइडियाज पर जोर दिया था और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाटा नैनो। 2008 में लॉन्च की गई टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए थी। नैनो का उद्देश्य हर भारतीय परिवार को एक कार का मालिक बनाना था। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में यह कंपनी तेजी से बढ़ी। 2004 में उन्होंने टीसीएस को स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्ट किया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था। यह माइलस्टोन टीसीएस को ग्लोबल आईटी के इंडस्ट्री में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का आधार बना। आज टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी में से एक है। यह दुनिया भर के लाखों लोगों को रोजगार देती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टीसीएस ने भारतीय आईटी इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मैप पर जगह दी।